हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल वी आर नॉवल स्टोरी पे। और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। टू फल हाई, इस वीडियो को लाइक कर दू, चैनल पे नए हो टू सब्सक्राइब कर दू टू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अवतार द लेजेंड 56 ध्रुवा बनाम गौरांग। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां रुद्र सभी राज्य के वासियों को राज्य से निकालने में लगा था। तभी वो दूर से अपने राजमहल को देख रहा था कि तभी महारानी पद्मा उसके पास आकर कहती हैं, महारानी पद्मा, मैं जानती हूँ कि अब तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा पुत्र। अपने किसी चीज को खोना बहुत दुख देता है। पता है, आज से कुछ साल पहले मैं जब अपने राज्य में अपने राजमहल के कक्ष में जब बेखौफ होकर सो रही थी, तभी ऐसा ही कुछ दृश्य हुआ था। ये सुनकर रुद्र हैरान होकर अपनी माँ से पूछने लगता है, रुद्र क्या हुआ माँ? ये सुनकर महारानी पद्मा कहती हैं, महारानी पद्मा, किसी दूसरे राजा ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। उस दिन मेरे पिता उसी युद्ध में मारे गए थे। सच कहूं तो उस दिन मुझे मेरी जीवन की सबसे ज्यादा दुख हुई थी। ये सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी माँ से पूछता है, रुद्र, तो क्या उस राजा को उसकी यह गलती की सजा मिली? ये सुनकर महारानी पद्मा मुस्कुराती हुई रुद्र से कहती हैं, महारानी पद्मा, हाँ, उस राजा की उसी दिन ही मौत हो गई। मेरे पिताश्री ने मरने से पहले उस राजा को खत्म कर दिया था, पर दुर्भाग्य से उस राजा के पुत्र ने मेरे पिताश्री को मार दिया था। क्या तुम्हें पता है वो लड़का कौन था जिसने मेरे पिता को मारा था? ये सुनकर रुद्र हैरान होकर अपनी माँ की बात देखता है और कहता है, रुद्र कौन? ये सुनकर महारानी पद्मा मुस्कुरा कर रुद्र सी कहती हैं, महारानी पद्मा, वो दे उस समय के राजकुमार वीरेंद्र यादव, यानी कि तुम्हारे पिताश्री और इस साम्राज्य के महाराज। ये सुनकर रुद्र हैरान होकर कहता है, रुद्र क्या? पर अगर ऐसा है तो? तभी महारानी पद्मा रुद्र की बातों को बीच में ही रोक कर कहते हैं, महारानी पद्मा, तुम घृणा से पैदा हुए थे, रुद्र प्रेम से नहीं, बल्कि प्रेम तो तुम्हारे पैदा होने के बाद हुआ। एक बात हमेशा याद रखो, रुद्र की हर अंत एक नई आरंभ लाती है। ये सुनकर रुद्र मन ही नहीं कुछ सोचने लगता है। युद्ध भूमि। वहां युद्ध के मैदान में हम देखते हैं कि ध्रुवा तेजी से उन सभी सैनिकों के साथ शत्रु सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर महाराज काशी चौंक कर सेनापति धीर से कहते हैं, महाराज काशी, ये क्या हो रहा है? वो अकेला कैसे हमारे सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहा है? डरते हुए। तभी सेनापति धीर डरते हुए अपने दूरबीन से देखते हैं कि ध्रुवा के पीछे कुछ सैनिक उसे बचा रहे हैं। ये देखकर वो कहते हैं, सेनापति धीर, लगता है उसके पीछे कुछ सैनिक उसे बचा रहे हैं। ये सुनकर महाराज काशी भी अपने दूरबीन में ये साफ देखते हैं और कहते हैं, महाराज काशी, तो इसका मतलब है कि वो आगे की तरफ हमारी सेना को मारते हुए बढ़ेगा और पीछे वाले सैनिक उसे बचाएंगे। लगता है कि महाराज अपनी आखिरी दाव खेलना चाहते हैं, यानी कि वो मेरा काल बन के आ रहा है। पर उसे मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी सेना और गौरांग को मराकर पहुंचना होगा। पर तब तक तुम जाओ और बाकी टुकड़ियों को यहाँ ले आओ। जाओ, शीघ्र आती शीघ्र उन सबको ले आओ, जाओ। ये सुनकर सेनापति धीर डर के मारे महाराज काशी से कहते हैं, सेनापति धीर, जी महाराज, पर अगर वो यहाँ आ गया तो? ये सुनकर महाराज काशी अपने त्रिशूल को जोर से पकड़कर कहते हैं, महाराज काशी, अगर वो आ गया तो मुझसे नहीं बच पाएगा, पर अगर वो मुझे मार देता है तो वो करोगे जो तुम्हें हर युद्ध से पहले कहा गया था। ये सुनकर सेनापति धीर दुख भरे भाव से महाराज काशी से कहते हैं, सेनापति धीर, आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं। तभी महाराज काशी ये सुनकर सेनापति धीर से गुस्से में कहते हैं, महाराज काशी, ये समय सोचने का नहीं है, धीर जाओ। ये सुनकर सेनापति धीर महाराज काशी के आगे दुख भरे भाव से झुकते हुए कहते हैं, सेनापति धीर, जो आ गया महाराज। ये कहकर सेनापति धीर अपने घोड़े में बैठकर वहां से जाने लगते।
वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा बिना रुके और बिना थके शत्रु सेना के सारों को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक सैनिक उड़ते हुए उसके घोड़े से टकराता है, जिससे ध्रुवा नीचे गिरे जाता है। पर जब वो उठकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके सामने गौरांग खड़ा था। ये देखकर ध्रुवा खड़ा होकर कहता है, ध्रुवा, तो वो तुम हो जिसने हमारे अधिकांश सैनिकों को मारा है। ये सुनकर सुनकर गौरांग हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, गौरांग, सिर्फ सैनिकों को ही नहीं बल्कि तुझे भी मारूंगा। ये कहकर गौरांग तेजी से ध्रुवा की तरफ दौड़ते हुए आता है। ये देखकर ध्रुवा भी उसकी तरफ तेजी से आता है। वहां हम देखते हैं कि सेनापति धीर तेजी से अपने सेना के टुकड़ियों के पास पहुंचकर कहते हैं, सेनापति धीर, हमें जल्दी से युद्ध भूमि में पहुंचना होगा, चलो। ये कहकर सेनापति धीर सभी सैनिकों को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा उड़ते हुए एक रथ पर जा लगता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी गौरांग उसके पास जाकर उसे उठाकर उसके चेहरा में एक गुस्सा मारता है। तभी ध्रुवा अपने दोनों हाथों से उसके गुस्से को रोककर उसकी पेट में एक लात मारता है, जिससे गौर थोड़ा पीछे हो जाता है, पर फिर से वो आकर ध्रुवा को मारने ही लगता है। तभी ध्रुवा नीचे झुककर उसके बाजू से निकल जाता है और घूमते हुए गौरांग के चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है। फिर भी गौरांग आगे बढ़ता है और ध्रुवा के गले को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है, जिससे ध्रुवा छटपटाने लगता है। तभी उस समय उसके आंखें बंद होने लगते हैं। दूर से ये देखकर महाराज काशी खुश होने लगते हैं कि तभी गौरांग चिल्ला चिल्ला कर हंसते हुए कहता है, गौरांग, मृत्यु हूं मैं, हा हा हा। हंसते हुए तभी ध्रुवा के अंतर मन से एक आवाज सुनाई देती है, अंतर मन, ध्रुवा, हाँ। तभी ध्रुवा अपने आंखें खोलकर गौरांग के दोनों हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी वो अपने दोनों हाथों से गौरांग के दो अंगूठों को तोड़ देता है, जिससे ध्रुवा उससे आजाद हो जाता है। और तभी ध्रुवा पास ही एक ढाल को उठाकर गौरांग के नाक की तरफ मारता है, जिससे गौरांग थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। गौरांग इसके बाद और भी ज्यादा गुस्से से ध्रुवा की तरफ आता है। तभी ध्रुवा अपने पीछे से दो चाकू निकालता है और गौरंग की तरफ तेजी से आकर उसके पैरों के बीच से खिसकते हुए गौरांग के पीछे चला जाता है। गौरांग तभी पीछे मुड़कर ध्रुवा की तरफ जाने ही वाला होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे, बल्कि बहुत जोर से दर्द कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि ध्रुवा गौरांग के पैरों के बीच खिसकते समय उसके पैरों की उस नसों को काट दिया था, जिससे पैरों को खून जाता है। ये देखकर ध्रुवा तेजी उन चाकुओं को गौरांग की तरफ मारता है, जिससे वो चाकू गौरांग छाती में जा लगती है। तभी ध्रुवा अपने तलवार को ऊपर की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर तीरंदाज सेना के दो सैनिक उस तरफ तीर मारते हैं। तभी ध्रुवा कूदकर उन तीरों को पकड़ लेता है और गौरांग के दोनों आंखों पर घुसा देता है, जिसके कारण गौरांग दर्द से चिल्लाने लगता है। कि तभी ध्रुवा इसी का फायदा उठाते हुए अपने तलवार को उठाकर गौरांग के सर को काट देता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और जोर बारिश होने लगती है। चारों तरफ ये नज़ारा देखकर सन्नाटा छा जाता है। तभी ध्रुवा से डरते हुए कोई भी उसके सामने नहीं आता। पर तभी शत्रु सेना के बीच से कोई आगे आता है, जिसने अपने हाथों पर त्रिशूल पकड़ा है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ध्रुवा अपने मुंह पर बंधे कपड़े को जोर से बांध देता है और अपने हाथों में तलवार को पकड़े हुए निडर होकर खड़ा होता है, क्योंकि उसके सामने आया शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद महाराज काशी थे। अवतार द लेजेंड 57 ध्रुवा बनाम महाराज काशी। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र अपने रथ के पास बैठकर आसमान की तरफ देख रहे थे, पर उनकी आंखें आसमान को देख ही नहीं पा रही थी, जैसे कि उनके पास अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से आंखें खोलकर कुछ देख पाएं। तभी एक सैनिक उनके पास आकर उनसे कुछ कहने लगता है। वहां हम देखते हैं कि ध्रुवा और महाराज काशी आमने सामने खड़े थे। तभी ध्रुवा अपने हाथ में एक तलवार और महाराज काशी अपने हाथ में एक त्रिशूल पकड़े खड़े थे।
उस समय अचानक आसमान से बहुत जोर से बारिश होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सभी चंद्रपुर के सैनिक और मल्हार सेना के सैनिक उन्हें घेरे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन दोनों के बीच आए। तभी ध्रुवा और महाराज काशी दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी महाराज काशी अपने त्रिशूल को तेजी से घुमाते हुए ध्रुवा के तरफ पहला वार करते हैं। तभी ध्रुवा उस वार से बचने के लिए वहीं पर पड़े एक टूटी ढाल की मदद लेता है, क्योंकि त्रिशूल को रोकना कोई तलवार की बस की बात नहीं था। तभी उस वार को रोकने के बाद ध्रुवा जब महाराज काशी के ऊपर अपने तलवार से वार करता है, तभी महाराज काशी उस वार को अपने त्रिशूल से रोक देते हैं और ध्रुवा को ढकेलकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महाराज काशी अपने त्रिशूल से ध्रुवा के हाथ पर वार करते हैं, जिससे ध्रुवा के हाथ से उसका तलवार नीचे गिर जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए महाराज काशी ध्रुवा के छाती में अपने त्रिशूल को घुसाने की कोशिश करते हैं, पर ध्रुवा उस त्रिशूल की दो शूलों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और ध्रुवा उस त्रिशूल को रोकने की कोशिश करता है, पर बीच वाला शूल ध्रुवा की कवच को चीरते हुए छाती में जा लगता है। तभी ये महसूस करने के बाद ध्रुवा चीत्कार करते हुए त्रिशूल को अपने से दूर करने के लिए त्रिशूल को अपने दाएं तरफ धकेल देता है, जिससे महाराज काशी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो ध्रुवा के ऊपर गिरने ही लगते हैं कि तभी ध्रुवा उनके मुंह पर एक जबरदस्त लात मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ जाकर गिरते हैं। इसके बाद ध्रुवा खड़ा होकर महाराज काशी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर जब महाराज काशी उसकी तरफ अपने त्रिशूल से वार करते हैं, ध्रुवा उनके त्रिशूल को पकड़ लेता है और ऐसा लात मारता है जिससे महाराज काशी अपने रथ से जोर से टकराते हैं और तभी उनके टकराने से रथ पूरी तरह से टूट जाता है। ध्रुवा तभी उस त्रिशूल को महाराज काशी की तरफ तेजी से मारता है, पर तभी महाराज काशी त्रिशूल के लगने की जगह से दूर हो जाते हैं, जिससे वो त्रिशूल उन्हें नहीं लगता। पर तभी अचानक ध्रुवा उनके पास बिजली की फुर्ती से पहुंचकर उनके मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिससे महाराज काशी के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी ध्रुवा उस समय अपने प्रबल शक्ति में था। तभी जब महाराज काशी जब अपने दाएं हाथ ध्रुवा को मारने के लिए बढ़ाते हैं, उसी समय ध्रुवा उस हाथ को पकड़कर उस हाथ में एक ऐसा मुक्का मारता है कि वो हाथ लगभग टूट जाता है। इसके बाद ध्रुवा महाराज काशी के मुंह पर लगातार मुक्के मारते जाता है। ये देखकर सभी शत्रु सेना के सैनिक रोते हुए नीचे झुक जाते हैं और तभी ध्रुवा उनके त्रिशूल को उठाकर महाराज काशी के गले के पास ले जाता है। तभी अधमरे हालत में महाराज काशी ध्रुवा से कहते हैं, महाराज काशी, ये तुच्छ बालक, तूने ये करके बहुत बड़ा पाप किया है। तूने मेरे महादेव शिव के आदेश का विरुद्ध किया है। ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए महाराज काशी से कहता है, ध्रुवा, ओहो, वैसे तुम होते कौन हो महादेव के आदेश पालन करने वाले? ये सुनकर महाराज काशी अपने सीने को चौड़ा कर ध्रुवा से कहते हैं, मकाशी, मैं उनका परम भक्त हूँ। ये सुनकर ध्रुवा महाराज काशी के गले से उस त्रिशूल को दूर करके गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ध्रुवा, तू भक्त है। भक्त क्या होता है तुझे पता है? भक्त वो नहीं जो दूसरों के रक्त को बहाकर अपना भक्ति दिखाए। भक्त वो होता है जो दूसरों को बचाकर अपना रक्त बहाता है। तू खुद को भक्त कहता है। मैं जानता हूँ कि तूने इस वर्ष कई युद्ध जीते हैं, पर क्या तुझे पता है कि तूने कितने राज्य के प्रजाओं से, उनके अपनों को और उनके घरों को उनसे छीना है? क्या महादेव ने तुझे ये कहा था कि तू ये सब करे? तो सुन, महादेव ने तेरे इस गलतफहमी को जताने के लिए मुझे भेजा है। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? चिल्लाते हुए, इस राज्य के ऊपर जो भी राजा काल बनकर आएगा, मैं उन सभी का महाकाल हूँ। ये सुनकर महाराज काशी को ध्रुवा में महादेव के झलक दिखने लगती है, जिससे वो ध्रुवा को कहते हैं, महाराज काशी, अगर तुम महाकाल हो तो मारो मुझे और मुझे मुक्ति दो इस दुनिया में। ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा, नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि जो पाप तूने आज किया है ना, उसी पाप को अपने सीने में पूरे जीवन भर लगा कर रखेगा। ये सुनकर सभी चंद्रपुर सैनिक चिल्लाते हुए ध्रुवा से कहते हैं, चंद्रपुर सेना, महाकाल, महाकाल, महाकाल। तभी हम देखते हैं कि वहां महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज को महाराज काशी और उनके बचे हुए सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश देते हैं।
वहीं हम देखते हैं कि दूर ये सब देखकर सेनापति धीर रोते हुए अपने टुकड़ियों को वहां से भाग चलने का आदेश देते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र ध्रुवा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र नौजवान, तुमने आज जो भी हमारे लिए किया है इस ऋण को मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, महाकाल ध्रुवा, ऋण तो मुझे चुकाना है महाराज। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र चौंक जाते हैं और कहते हैं, महाराज वीरेंद्र मतलब? ये सुनकर ध्रुवा अपने चेहरे पर से वो कपड़ा हटा देता है, जिसके बाद महाराज हैरान होकर ध्रुवा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ध्रुवा तुमने? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, ध्रुवा, जी महाराज। ये देखकर महाराज वीरेंद्र खुशी से खुद को रोक ना सके और ध्रुवा को गले लगाकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, आज तुमने खुद को साबित करके मेरे छाती को और भी चौड़ा कर दिया है पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है ध्रुवा, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर ध्रुवा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि तभी महाराज वीरेंद्र अपने मन के भीतर ही भीतर कुछ सोच रहे थे। महाराज वीरेंद्र, इसका मतलब भविष्यवाणी सच थी। तभी वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जीत की खबर सुनकर सभी राज्यवासी खुश हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने घरों को खुशी से झूमते हुए जाने लगते हैं। तभी पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा जाता है, कुछ लोग खुशी से अपने मातृभूमि को चूमने लगते हैं। वहां राजमहल में सभी लोग वापस आने लगते हैं। तभी ये घोषणा किया जाता है कि आज के रात को पूरे राज्य में उत्सव की तरह पालन किया जाए। वहां महाराज वीरेंद्र का राजमहल पर पहुंचते ही उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। वो वहां पहुंचकर पहले अपने पुत्र रुद्र को गले लगाते हैं। तभी रुद्र खुशी से अपने पिता से कहता है, रुद्र, मुझे आपके ऊपर गर्व है पिताश्री। खुशी के आंसू लेते हुए रात का समय हो चुका था और बोला पूरे राजमहल में ध्रुवा को ढूंढता है कि वो तभी राजमहल के छत पर जाता है, जहां पर वो देखता है कि ध्रुवा अपने हाथ में लगे जख्मों को एक गीले कपड़े से साफ कर रहा था। ये देखकर बोला ध्रुवा से कहता है, बोला ध्रुवा, मैं तुम्हें पूरे महल में ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ हो। तभी ध्रुवा के शरीर में लगे हुए घाव को देखकर बोला हेतानी से ध्रुवा को कहता है, बोला ध्रुवा, तुम्हारे शरीर में इतने जख्मों के निशान। ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा, आज के युद्ध में ये सब हुआ। ये सुनकर बोला कुछ सोचत और ध्रुवा से कहता है, बोला मतलब जज जिसके बारे में सभी लोग कह रहे हैं वो तुम हो। ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा, अब मैं तुझसे क्या ही छुपाऊं। ये सुनकर बोला हैरानी से ध्रुवा से कहता है, बोला पर क्यों ध्रुवा, आखिर तुझे जरूरत क्यों पड़ी उस युद्ध भूमि में जाने की। ये सुनकर ध्रुवा भोला से कहता है, ध्रुवा, क्योंकि मैं एक रक्षक हूं। भोला ये सुनकर हैरान होकर कहता है, बोला रक्षक, अगर तुम रक्षक हो तो एक राजकुमार की जीवन जीकर सबसे झूठ क्यों बोल रहे हो। ये सुनकर ध्रुवा भोला से बिना डरे कहता है, ध्रुवा, क्योंकि मैंने महाराज वीरेंद्र को वचन दिया है कि आजीवन में उनका और उनके साम्राज्य का रक्षक बनकर रहूंगा। ये बात सिर्फ उनके और मेरे बीच में हुई थी, बल्कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं, यहाँ तक कि माँ को भी पता नहीं। ये सुनकर बोला ध्रुवा के पास आकर उसे कहता है, बोला हाँ, तुम अगर रक्षक हो तो सबको पता चलना चाहिए कि तुमने आज किया क्या है। अपनी जीवन की बाजी लगाकर राज्य को जिताया तुमने और नाम हुआ महाराज का। अगर जीवन में तुम्हें अपने एक अमूल्य चीज और महाराज को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे। ये सुनकर ध्रुवा आसमान में होने वाले आतिशबाजी को देखते हुए कहता है, ध्रुवा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं महाराज और इस साम्राज्य का रक्षा करूंगा, एक रक्षक बनके। 4. अवतार द लेजेंड 58 7 साल बाद। कहानी अब आगे। उस घटना के 7 साल बाद
ऐसे ही 7 वर्ष बीत जाते हैं। इन्हीं 7 वर्षों में चंद्रपुर साम्राज्य उस स्थान पर पहुंच चुका था जिस स्थान पर पहुंचने की महाराज वीरेंद्र ने बचपन से सपना देखा था। अनेक राज्य जीतने के बाद महाराज वीरेंद्र पहले से ज्यादा लोभी और गौरवी हो चुके थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसकी वजह से वो अनेक राज्य जीत रहे थे, और उस अस्त्र का नाम है महाकाल, जो कि एक रहस्य में बदल चुका था कि कौन है ये महाकाल और कहां से आता है ये महाकाल। आज तक कोई भी जान नहीं पाया कि वो कौन है। सहारिश्तान साम्राज्य। ये साम्राज्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। इस साम्राज्य को मुस्लिम साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस साम्राज्य में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। कई साल पहले कुछ मुस्लिम समुदायों के लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया और उनके पहले बादशाह थे आरिश खान, उन्हीं के नाम से इस साम्राज्य का नाम लिखा गया। अब उन्हीं के वंशज बादशाह सकराल खान इस साम्राज्य को संभाल रहे हैं। वहां हम देखते हैं कि राजमहल के भीतर राज दरबार में बादशाह सकराल खान अपने सिंहासन में बैठकर अपने दाएं हाथ में एक पात्र से मदिरा पान कर रहे थे और राज्य में हो रही सभी घटनाओं का जायजा ले रहे थे कि तभी उस दरबार में उनके मुख्य सलाहकार महामंत्री साकिब मुल्लाह जी उनके सामने आकर उन्हें कहते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह बादशाह की जय हो। तभी सलाहकार साकिब साहब को देखकर बादशाह सकराल खान हंसते हुए उन्हें कहते हैं, बादशाह सकराल खान, बोलो साकिब क्या खबर लाए हो। ये सुनकर सलाहकार साकिब साहब मुस्कुराकर बादशाह से कहते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह बादशाह, हमारे परिंदों से खबर मिली है कि हसन ने निराजा राज्य पर भी अपना कब्जा कर लिया है। ये सुनकर बादशाह सकराल खान खुश होकर कहते हैं, बादशाह सकराल खान, शाबाश हसन शाबाश, मुझे पता था कि वो जरूर जीतेगा, आखिर वो एक शेर बादशाह का बच्चा है। ये सुनकर सलाहकार मुस्कुराकर बादशाह से कहते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह, तो हुक्म कीजिए बादशाह, अब किस सल्तनत में हमला करना है। ये सुनकर बादशाह सकराल खान कुछ सोचकर उन्हें कहते हैं, बादशाह सकराल खान, अभी नहीं, साकिब को भी होगा, आज से 7 महीने बाद ही होगा। ये सुनकर सलाहकार हैरानी से बादशाह से पूछते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह पर क्यों बादशाह? हैरान होकर ये सुनकर बादशाह सकराल खान मुस्कुराते हुए सलाहकार से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, क्योंकि कल जब हम ख्वाजा नदीम मोहम्मद से मिले तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस साल 7 महीने तक खुदा की इबादत करते हैं तो हमें आने वाले दिनों में कोई भी हरा नहीं सकेगा। ये सुनकर सलाहकार साकिब मुल्लाह उन्हें कहते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह, तो अभी से हमें तैयारी करनी होगी कि हम आज से किस 7 महीने बाद किन किन राज्य पर हमला करेंगे। ये सुनकर बादशाह सकराल खान सलाहकार साकिब साहब से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, ठीक है, नक्शा लाओ। तभी उनके सामने नक्शा रखकर एक के बाद एक राज्यों को बादशाह सकराल खान को दिखाया जाता है। तभी जब चंद्रपुर का नाम उन राज्यों में से आता है तो सलाहकार साकिब मुल्लाह उस नाम को हटाकर आगे बढ़ते हैं। ये देखकर बादशाह सकराल खान उन्हें कहते हैं, बादशाह सकराल खान, तुमने इस राज्य को क्यों हटा दिया साकिब? ये सुनकर सलाहकार साकिब मुस्कुराते हुए बादशाह से कहते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह, मेरे हिसाब से हमें इस चंद्रपुर राज्य को छोड़कर आगे वाले नीरपुर की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सुनकर बादशाह सकराल खान थोड़े गुस्से मिजाज में सलाहकार साकिब से कहते हैं, बादशाह सकराल खान पर क्यों, आखिर उसमें ऐसा क्या है? ये सुनकर सलाहकार साकिब बादशाह से कहते हैं, सलाहकार साकिब मुल्लाह, मैंने उस राज्य के बारे पता किया है बादशाह, पता चला है कि उस राज्य ने इन्हीं 7 वर्षों में एक भी लड़ाई हारी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा लड़ाकू योद्धा है जो कि एक सेना के बराबर है। मेरे हिसाब से हमें उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर बादशाह सकराल खान गुस्से में सलाहकार साकिब से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, ये तुम क्या कह रहे हो साकिब? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो मेरा काल हो। ये सुनकर सलाहकार साकिब बादशाह सकराल खान से कहते हैं,
सलाहकार साकिब मुल्लाह काल का तो नहीं पर लोग उसे महाकाल जरूर कहते हैं। चंद्रपुर साम्राज्य से दूर एक जंगल में। वहां हम देखते हैं कि कुछ लोग चंद्रपुर साम्राज्य से दूर बसे एक जंगल में छुपकर अपने तंबू में कुछ योजना कर रहे थे। तभी तंबू के भीतर उनका मुख्य सरदार आकार उन्हें कहता है, खीरा सरदार, योजना के अनुसार हमें पहले राज्य में घुसना होगा, उसके बाद हमें राजमहल में घुसकर रात में ही सभी को मौत के घाट उतारा देना है। ये सुनकर उनमें से एक बोलता है, राहु, राज्य में तो घुस जाएंगे पर राजमहल में कैसे? ये सुनकर उनका सरदार मुस्कुराकर उन्हें कहता है, खीरा सरदार, उसकी चिंता मत करो, हमारा एक साथी उसी राजमहल में एक सैनिक के रूप में है, वो हमें भीतर घुसने में मदद करेगा। ये सुनकर राहु डरते हुए उन सबको कहता है, राहु, पर अगर वो हमें रोकने की कोशिश करे तो? ये सुनकर सरदार राहु से कहता है, खीरा सरदार कौन? ये सुनकर राहु डरते हुए उन सबको कहता है, राहु महाकाल। डरते हुए कहता है। ये सुनकर उनका सरदार उन्हें निडर होकर कहता है, खीरा सरदार, तो मैं उस महाकाल का खाल उतार दूंगा, अब चलो यहाँ से, हमें जल्द से जल्द चंद्रपुर राज्य में घुसना होगा। ये सुनकर तभी वो लोग वहां से हाथों में हथियार पकड़े आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद खीरा सभी को एक जगह रुक जाने का आदेश देता है, क्योंकि उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है। कुछ देर सभी को खड़ा रखने के बाद वो आगे जाने का आदेश देता है। तभी वो और उसके कुछ साथी आगे बढ़कर पीछे की तरफ देखते हैं कि तभी वो देखते हैं कुछ उनके साथी अपने जगह पर खड़े हुए हैं, पर वो लोग आगे भी नहीं बढ़ रहे थे। ये देखकर उनका सरदार खीरा गुस्से की नजरों से अपने सभी लोगों से कहता है, खीरा सरदार, अबे सब मर गए हो क्या, आगे नहीं बढ़ रहे? तभी अचानक उन खड़े हुए लोगों में से एक खीरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हमीद, मुंह से खून निकलते हुए महाकाल। तभी अचानक उसका सर उसी के धड़ से नीचे गिर जाता है। इसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे जो लोग खड़े हुए थे सभी धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं और उनके सर भी उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। ये देखकर खीरा जोर से चिल्लाकर कहता है, खीरा सरदार, वो लगता है यहीं कहीं है। तभी सब डर के मारे अपने अपने हथियार पकड़े यहाँ वहां देखने लगते हैं। तभी कहीं से एक चाकू तेजी से आकर उन्हीं में से एक के आंखों में जा लगता है और वो उसी समय मारा जाता है। ये देखकर खीरा जो से चिल्लाकर कहता है, खीरा आखिर तू कहाँ है वे? तभी सब डरते हुए यहाँ वहां देखते रहते हैं कि तभी उन्हीं में से एक उनके आगे आकर उन्हें कहता है, सरदार, अब हमारा मरना तय है, वो हमें मार देगा, आपने क्यों ये गलती की? ये सुनकर खीरा हैरान होकर उसे कहता है, खीरा कौन सी गलती? तभी वो सामने वाला लड़का हंसने लगता है। ये देखकर खीरा गुस्से से कहता है, खीरा, अबे तू हंस क्यों रहा है? ये सुनकर वो सामने वाला लड़का उसे कहता है, एक मजे की बात याद आई इसीलिए हंस पड़ा सरदार, अगर आपकी आज्ञा हो तो वो मजे की बात कहूं। खीरा ये सुनकर और जोर से गुस्सा होकर कहता है, खीरा, अभी इस समय तुझे मजाक सूझ रहा है? ये सुनकर वो सामने वाला लड़का उसे कहता है, अरे सुन तो लो। ये सुनकर खीरा गुस्से में उसे कहता है, खीरा ठीक है बोल, गुस्से से। ये सुनकर सामने वाला लड़का उसे कहता है, बात यह है कि मैं ही महाकाल हूं। ये सुनकर सभी कुछ सोच पाए। अचानक महाकाल तेजी से अपने तलवार से उन्हें मारने लगता है। उसे रोकने के लिए जो भी जाता महाकाल सबको मौत के घाट पहुंचा देता। तभी खीरा जब गुस्से अपने कुल्हाड़ी को पकड़े महाकाल के ऊपर वार करने ही वाला होता है कि तभी महाकाल उसकी कुल्हाड़ी को अपने तलवार से रोककर उसके पेट में एक ऐसा लात मारता है जिससे खीरा दूर जाकर एक पेड़ से जोर से टकराता है। महाकाल इसके बाद आगे बढ़ता है, उसे अपनी तरफ आता देख जब खीरा नीचे गिरे हुए एक तलवार को उठाने दौड़ता है तभी महाकाल अपने तलवार को खीरा के पैरों की तरफ तेजी से फेंकता है, जिससे वो तलवार जाकर उसके पैरों को काट देती है, जिससे खीरा वहीं गिरकर चिल्लाने लगता है। तभी महाकाल उसके पास आकर कहता है,
महाकाल, पता है तूने क्या गलती की, तूने मेरे साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की एंड तुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर खीरा जोर जोर से चिल्लाते हुए महाकाल से कहता है, खीरा छोड़ दो मुझे, दया करके भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ये सुनकर महाकाल हंसते हुए खीरा से कहता है, महाकाल, मैं तुझे उन्हीं के पास ही भेज रहा हूँ। ये कहकर महाकाल अपने तलवार को पकड़े आगे की तरफ बढ़ता है और बिना कोई दया दिखाए खीरा का सर उसके धड़ से उड़ा देता, जिससे उसका सारा रक्त महाकाल के ऊपर गिरता है। 5. अवतार द लेजेंड 5 घुसपैठ। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां राजमहल के अभ्यास स्थल में रुद्र 23 उम्र, तक्ष 24 उम्र, जो कि अब बड़े नौजवान हो चुके हैं, वो कुछ सैनिकों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे थे। तभी रुद्र तेजी से अपने सामने वाले सभी सैनिकों को हरा देता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब महाराज वीरेंद्र और सेनापति भानुराज छत के ऊपर से देख रहे थे। ये देखकर सेनापति भानुराज हंसते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज, महाराज जैसे राजकुमार रुद्र अभ्यास कर रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है कि इस बार हमारा सेनापुर राज्य जितना तो पक्का है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हंसते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हा हा हा, बिल्कुल सही कहा तुमने भानु। ये सुनकर सेनापति भानुराज कुछ सोचते हैं और महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज, पर महाराज एक प्रश्न है जो मुझे आपसे पूछना था। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हाँ पूछो। ये सुनकर सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र से पूछते हैं, सेनापति भानुराज, महाराज अगर राजकुमार रुद्र इतने राज्य जीत चुके हैं तो बड़े युद्ध में आप उन्हें क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, देखो भानु, रुद्र बड़ा तो हो गया है पर इतना भी नहीं जो मैं उसे बड़े युद्ध में भेज सकूं, क्योंकि वो अब बस 23 साल का तो हुआ है ना, अभी सीखने के लिए उसके पास बहुत समय है। ये कहकर वो अपने कक्ष के भीतर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक फूल नीचे गिरा था। ये देखकर वो कुछ सोचते हैं और सेनापति भानुराज को कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ठीक है भानु, तुम अपने काम में लग जाओ और मुझे थोड़ा आराम करने दो जाओ। ये सुनकर सभी सैनिक कक्ष के बाहर जाते हैं। उनके जाने के बाद महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, सब चले गए हैं, ध्रुवा अब तुम उस पर्दे में से बाहर आ सकते हो। जैद। तभी ध्रुवा ये सुनकर एक पर्दे के पीछे से बाहर निकलकर आगे आता है और अपने मुंह में बंधे उस लाल कपड़े को खोलकर कहता है। तभी हम देखते हैं कि ध्रुवा 23 उम्र भी अब बड़ा नौजवान हो चुका है। ध्रुवा कहता है, महाराजा की जय हो। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र एक गिलास में मदिरा पकड़े ध्रुवा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तो कहो ध्रुवा, क्या वो लोग मारे जा चुके हैं? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, ध्रुवा जी महाराज, मैंने सभी को मौत के घाट पहुंचा दिया है, पर एक बात मुझे पता चली है उनसे। ये सुन महाराज वीरेंद्र ध्रुवा से पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र, कौन सी बात ध्रुवा? ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा, जब मैं उनके साथ था तब उनके सरदार ने ये कहा था कि उनका एक आदमी हमारे सेना में है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हंसते हुए एक गिलास में मंदिरा गिरा कर ध्रुवा की तरफ बढ़ाकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तो इसी बात में एक जाम हो जाए ध्रुवा, मैं तुमसे खुश हूं कि तुमने उन सभी को मौत की नींद सुला दिया। ये देखकर ध्रुवा थोड़ा आश्चर्य होकर कहता है, ध्रुवा, पर महाराज बात खुशी मनाने की नहीं है, उनका एक आदमी अब भी इस राजमहल में घूम रहा है, जब तक मैं उसे मौत ना दे दूं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हंसते हुए ध्रुवा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, पता है ध्रुवा, कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वही लड़के हो जो कि आज से 14 साल पहले मुझसे मिला था। पता है तब मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो जाओगी। अब तुम बड़े हो गए हो ध्रुवा, पूर्ण रूप से एक योद्धा बन चुके हो।
ये सुनकर ध्रुवा भी थोड़ा हंसता है और कहता है, ध्रुवा, महाराज आप अपनी मीठी बातों से मेरा ध्यान भटका रहे हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र ध्रुवा के पास जाकर उसके कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर कहते हैं, महाराजा वीरेंद्र देखो ध्रुवा अब तुम्हारा विश्राम करने का समय है। तुम पूरे 2 सप्ताह से उनके पीछे थे। अगर ऐसे ही काम करोगे तो तुम थक जाओगे और तुम्हारा थकना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है। इसीलिए अब मेरी बारी है। मेरे आदमी उसे ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर रखेंगे और तुम उसका सर काटना जो कि तुम्हें पसंद है, ठीक है? ये सुनकर ध्रुवा खुद को महाराज वीरेंद्र के सामने झुकाकर कहता है, ध्रुवा जी महाराज। तभी महाराज वीरेंद्र ध्रुवा के चेहरे को देखकर उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र और वैसे भी चेहरे पर ये मूछ दाढ़ी बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर महाराज वीरेंद्र से कहता है, ध्रुवा जी महाराज पर मुझे चेहरे पर मूछ दाढ़ी पसंद नहीं है, इसीलिए सोच रहा हूं कि कल मैं ये दाढ़ी मूछ काट दूं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र अपने पलंग पर बैठकर ध्रुवा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र जैसी तुम्हारी मर्जी ध्रुवा। ये सुनकर ध्रुवा महाराज वीरेंद्र से आज्ञा लेकर उस कक्ष से बाहर निकलता है। वहां ध्रुवा अपने कक्ष में अपनी मां से मिलने के बाद नहाने जाता है, जहां जब वो नहा रहा होता है उसे उन सभी की जिन लोगों को ध्रुवा ने आज मारा है उन सभी की लाश और कटे हुए सिरों का दृश्य अपने आंखों के सामने आता है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। वहां अभ्यास स्थल में रुद्र सभी सैनिकों को हरा रहा था। तभी ध्रुवा को उस तरफ आता देख तक्ष ध्रुवा की तरफ अपने बाहों को फैलाकर जाता है और ध्रुवा को गले लगाकर कहता है, तक्षराज ध्रुवा मेरे भाई कब आया तू, और ये मुंह पर इतनी दाढ़ी और मूछ। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर तक्ष से कहता है, ध्रुवा बस अभी आया राजकुमार। ध्रुवा को वहां देख रुद्र भी ध्रुवा को गले लगाकर कहता है, रुद्र ध्रुवा इस बार पिताश्री ने कहा कि तुम्हें किसी दूर राज्य भेज दिया है जिससे तुम 3 सप्ताह से दिखे नहीं। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर राजकुमार रुद्र से कहता है, ध्रुवा वैसे मुझे दक्षिण की द्रविड़ साम्राज्य की तरफ भेजा गया था उनसे व्यापार के मामले में बात करने के लिए। ये सुनकर रुद्र ध्रुवा से पूछता है, रुद्र तो बात बनी। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमार रुद्र से कहता है, ध्रुवा जी राजकुमार। तभी वहां दूर कहीं देखा जाता है कि कोई सबसे छुपते हुए राजमहल से निकल जाता है। शाम का समय था और तभी हम देखते हैं कि सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र के कक्ष के बाहर खड़े होकर कहते हैं, सेनापति भानुराज महाराज की जय हो। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र सेनापति भानुराज से मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ओ भानु आओ आओ, पता है मैं अभी बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तो कहो कि क्या वो मिल गया। ये सुनकर सेनापति भानुराज डरते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज बुरी खबर है महाराज। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र थोड़ा चौंक जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र बुरी खबर वो क्या है। ये सुनकर सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज महाराज हमने जब सभी से जानकारी प्राप्त की तो एक सैनिक के ऊपर हमें शक हुआ। जब हम उसके घर गए तो वो वहां पर वो नहीं था, पर एक जगह पर अरब देश के खारबू साम्राज्य का झंडा पड़ा मिला, जिससे ये पता चला कि वो एक अरबी था जो कि इस राजमहल में घुसा था। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र गुस्से से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र वो एक अरबी यहाँ आकर सेना में भर्ती भी हो गया, पर तुम्हें पता नहीं चला। लगता है अब तुम्हारा सेनापति पद से इस्तीफा देने का समय आ गया है। ये सुनकर सेनापति भानुराज डरते हुए कहते हैं, सेनापति भानुराज नहीं महाराज, बल्कि वो चालक शत्रु हमारे सेना के एक सैनिक राम को मारकर उसके बदले रह रहा था। सेना के इतने सैनिकों में से एक को ढूंढना बहुत मुश्किल है महाराज। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र थोड़े शांत होकर उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र तो क्या बस यही कहने आए हो। ये सुनकर सेनापति भानुराज फिर से डरते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज वैसे महाराज एक और बुरी खबर है।
ये सुनकर महाराज वीरेंद्र फिर सी गुस्से भरी नजरों से सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र अब क्या है? ये सुनकर सेनापति भानुराज कहते हैं, सेनापति भानुराज हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये शत्रु खारबू साम्राज्य के बादशाह अली का एक सलाहकार चारूत है जो कि उन राज्य में छुपकर रहता है जिस पर उनकी नजर है वो पहले उन साम्राज्य में छुपकर रहता है और सभी जानकारी इकट्ठा करके वहां से चला जाता है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ये तो सच में चिंता करने का विषय है। अगर उसने यहाँ की सभी जानकारी अपने साम्राज्य में जाकर कह दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये सुनकर सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज अगर वो आज ही हमारे राज्य से निकल चुका है तो बहुत शीघ्र अपने देश पहुंच जाएगा। तभी महाराज वीरेंद्र उनके कक्ष में रखे एक भारत का मानचित्र देखते हैं। ये देखकर वो सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र भानु जरा वो मानचित्र यहाँ लाना तो। ये सुनकर सेनापति भानुराज कक्ष में लगी मानचित्र को उठाकर महाराज वीरेंद्र के आगे रख देते हैं। इसके बाद महाराज वीरेंद्र उस मानचित्र को देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र अगर वो आज निकल भी गए तो इतनी जल्दी अरब नहीं पहुंच पाएगा। उसे वहां पहुंचने से पहले उत्तरी बर्फीली हवाओं और पहाड़ों से गुजरना होगा, पर अभी सर्दी का मौसम को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, इसीलिए वो करीब 1-15 दिनों की प्रतीक्षा जरूर करेगा, वरना वो मारा जाएगा। इसीलिए वो इन्हीं उत्तरी किसी राज्य या फिर साम्राज्य में रुकेगा, पर कहाँ ये पता करना है। ये सुनकर सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र से हैं, सेनापति भानुराज शायद मुझे पता है, वो जरूर सूरंग राज्य में रुकेगा क्योंकि यह राज्य उन बर्फीली पहाड़ियों के नजदीक है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हंसते हुए सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र तो इसका मतलब है अभी भी उम्मीद है उसे पकड़ने का। अगर इसे पकड़ना है तो हम में से एक को इस राज्य में जाना होगा और उसे मारना होगा। ये सुनकर सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज आप चिंता मत करिए महाराज, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र कुछ सोचते हैं और मुस्कुराकर सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र नहीं, भानु मेरे नजर में है एक जो उस राज्य में घुसेगा भी और उसे मारकर आएगा भी। 7 अवतार द लेजेंड 6 ध्रुवा का सुरंग राज्य की ओर आगमन। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां ध्रुवा अपने कक्ष में बैठकर एक चिट्ठी पत्र पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, बोला चिट्ठी पत्र, मेरे प्यारे मित्र ध्रुवा, आज गुरुकुल में तुम्हारे बारे में गुरु शिवा सभी नए राजकुमारों को बता रहे थे कि तुम कैसे गुरुकुल में एक महान योद्धा बने। वो उन सभी को तुम्हारी तरह बनने के लिए कह रहे थे, पर मैं और गुरु शिवा ये बखूबी जानते हैं कि तुम जैसा कोई नहीं बन सकता। मैं बहुत। तभी महाराज वीरेंद्र कक्ष के बाहर खड़े होकर कहते, महाराज वीरेंद्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ध्रुवा? ये सुनकर ध्रुवा उस चिट्ठी को आधा पढ़कर तकिए के नीचे रख देता है और उठकर महाराज वीरेंद्र से कहता है, ध्रुवा महाराज आपको आज्ञा की कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र ध्रुवा के कक्ष के भीतर आते हैं, जिसे देखकर ध्रुवा महाराज वीरेंद्र से कहता है, ध्रुवा महाराज आप इतनी रात में अगर मुझे बुलाया होता तो मैं खुद आपके पास चला आता। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराकर ध्रुवा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र बात ऐसी है कि जिसके बारे में मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये सुनकर ध्रुवा कुछ सोचता है और यहाँ वहां देखकर कक्ष का दरवाजा बंद करके महाराज वीरेंद्र के पास आकर कहता है, ध्रुवा ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप चिंतित लग रहे हैं महाराज? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र ध्रुवा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र बात ऐसी है ध्रुवा कि वो दुश्मन जो कि राजमहल में था वो भाग गया है। इसके बाद महाराज वीरेंद्र ध्रुवा को सभी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर ध्रुवा थोड़ा चिंता होता है और महाराज वीरेंद्र से कहता है, ध्रुवा
तो इसका मतलब है कि हमें जल्द से जल्द उस शत्रु को पकड़ना होगा और उसे मारना होगा। तो महाराज, अगर ऐसी बात है तो मुझे कल ही उस राज्य के लिए निकलना होगा। वैसे उस राज्य का नाम क्या है? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र ध्रुवा से कहते हैं। महाराजा वीरेंद्र, उस राज्य का नाम है सुरंग राज्य। वैसे देखा जाए तो तुम्हें अपनी मूछ दाढ़ी अभी के लिए तो काटना नहीं चाहिए। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा मुस्कुराता है। सुबह का समय। वहां हम देखते हैं कि सुबह सुबह ध्रुवा राजमहल से निकलता है, पर वो अपने साथ कोई भी हथियार नहीं लाता, बल्कि वो केवल अपने एक घोड़े पर बैठकर वहां से निकलता है। सुरंग राज्य। ऐसे बढ़ते हुए ध्रुवा सुरंग राज्य पहुंचकर हर तरफ देखता है, जहां वो देखता है कि वो राज्य एक स्वर्ग की तरह दिख रहा था। हर तरफ फूल लगे थे और हर घर एक एक राजमहल की तरह सजा हुआ था। ये देखकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए कहता है, ध्रुवा, वाह क्या राज्य है, मानो हर तरफ खुशियों का बसेरा हो। वो देखता है कि कई सारे लोग पूरे राज्य में हर तरफ सजावट में लगे हुए थे। वो तभी एक राज्यवासी से पूछता है कि ध्रुवा, ए भाई, क्या आप बता सकते हैं आज राज्य में क्या है? ये सुनकर वो आदमी ध्रुवा को शक की नजर से देखते हुए कहता है, काली, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इस राज्य के हो। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा डर जाता है, पर खुद को संभाल कर उस आदमी से कहता है, ध्रुवा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस राज्य में नया हूं, मैं चतारा गांव से हूं। ये सुनते ही वो आदमी हंसते हुए ध्रुवा से कहता है, काली, चतारा गांव? वो तो मेरे फूफाजी का गांव है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर ध्रुवा कुछ सोचता है और उस आदमी से कहता है, ध्रुवा, काम की तलाश से आया हूँ महाराज। गांव में अब कोई काम नहीं रहा जो मैं कर पाऊं, इसीलिए इस बड़े से राज्य में आया हूँ काम के लिए। ये सुनकर वो आदमी ध्रुवा के पैर से लेकर सर तक देखता है और कहता है, काली, देखने पर तो तुम बड़े बलशाली लगते हो, तुम मेरे गांव के लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, मेरे साथ चलो। ये सुनकर ध्रुवा उसके साथ चलने लगता है। वो मन ही मन बोलता है, ध्रुवा, सच में लोगों को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। तभी हम देखते हैं कि कुछ सैनिक उस जगह के मंदिर के आगे आकर लोगों को हटाने लगते हैं। राहु, कृपया करके सभी मंदिर से दूर रहें, राजकुमारी का समय हो गया है पूजा करने का। तभी ये सुनकर सभी मंदिर से दूर चले जाते हैं। वहां ध्रुवा ये सब दूर से देख रहा था। ये देखकर वो अपने साथ खड़े उस आदमी से पूछता है, ध्रुवा महाराज, ये सब हो क्या हो रहा है? ये सुनकर काली ध्रुवा से कहता है, काली, आज राजकुमारी के मंदिर आने का दिन है। वो हर सप्ताह में एक बार शिव मंदिर आते हैं, इसीलिए सभी को वहां से हटने को कहा गया है। तभी ये सुनकर ध्रुवा दूर से देखता है कि एक रथ मंदिर के आगे रुकती है। तभी ध्रुवा दूर से कुछ देख नहीं पा रहा होता है, वो सिर्फ देखता है कि राजकुमारी और उनकी दासियां सभी मंदिर के भीतर जाते हैं और पूजा करने की बाद अपने रथ में बैठकर वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनके सैनिक भी चले जाते हैं। वो ये भी नहीं देख पाता कि राजकुमारी दिखते कैसे हैं, तभी वो उस आदमी के पीछे पीछे जाता है। कुछ देर ऐसे चलते चलते वो आदमी एक गोदाम में रुककर उस गोदाम के मालिक से कहता है, काली, राम राम, हरि भाई कैसे हो? ये सुनकर हरि काली के पास आकर कहता है, हरि राम राम काली भाई, मैं ठीक हूं, और आप? ये सुनकर काली हंसते हुए कहता है, काली, मैं भी ठीक। काली के साथ ध्रुवा को देखकर वो गोदाम का मालिक उन्हें कहता है, हरि भाई, ये तुम्हारे साथ ये पहलवान कौन है? ये सुनकर काली हंसते हुए हरि से कहता है, काली, कौन? ये मेरा गांव का लड़का है, इसका नाम। तभी ध्रुवा कहता है, ध्रुवा शंकर नाम है मेरा। ये सुनकर काली हरि से कहता है, काली, हाँ, शंकर नाम है इसका। मैंने सुना है आपके गोदाम में चावल के बोरी को उठाकर गोदाम से बाहर इस रथ पर रखने के लिए एक आदमी की जरूरत है, तो इसीलिए मैं मेरे एक आदमी को यहाँ लाया हूँ। ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए उस गोदाम के मालिक को कहता है,
ध्रुवा जी महाराज, आप जैसा काम देंगे मैं वैसा काम करूंगा, बस खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे दे दीजिएगा। ये सुनकर हरि ध्रुवा से कहता है, हरि मिल जाएगा, पर मैं काम देखकर पैसा दूंगा। ये सुनकर काली हरि से कहता है, काली ठीक है शंकर, मुझे अभी कुछ काम है, इसीलिए मैं शाम को आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, पर तब तक तुम इनके बताए हुए कामों को कर दो और कहीं जाना नहीं, ठीक है? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर काली से कहता है, ध्रुवा जी महाराज, शाम का समय शाम का समय हो चुका था। काली जब अपने सभी काम खत्म करके गोदाम पहुंचता है, वहां वो देखता है कि ध्रुवा एक जगह पर बैठकर अपना पसीना पोंछ रहा था। उसे देखकर गोदाम का मालिक हरि उसके पास जाकर कहता है, हरि भाई, तू ये बता कि तुझे ये मिला कहाँ से? ये सुनकर काली डर जाता है और हरि से कहता है, काली क्या कुछ गलत कर दिया है इसने? अगर कोई गलती हो गई है इससे तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ये सुनकर हरि मुस्कुराकर काली से कहता है, हरि अरे माफी क्यों मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये मिला कहाँ से भाई? जो काम करने के लिए एक लोग एक दिन लगा देते हैं, ये अकेला वो काम एक दिन में कर दिया भाई। इतना ताकत है इसमें कि इसने पूरे 16 बोरी उठाकर रथ पर रख दिया, इसीलिए ये लो 5 मुद्राएं। ये सुनकर काली हंसते हुए अपने घर ध्रुवा को ले जाता है। तभी रास्ते पर जाते वक्त ध्रुवा काली से पूछता है, ध्रुवा महाराज, एक सवाल पूछनी थी आपसे। ये सुनकर काली हंसते हुए कहता है, काली पूछने से पहले मैं कह देना चाहता हूं कि तुम मुझे महाराज कहना बंद करो, मैं कोई महाराज नहीं हूं, ठीक है? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर काली से कहता है, ध्रुवा ठीक है, तो क्या मैं आपको भाई कह सकता हूँ? ये सुनकर काली हंसते हुए ध्रुवा से कहता है, काली हाँ, ये कह सकते हो। तभी ध्रुवा हंसते हुए काली से कहता है, ध्रुवा हाँ तो भाई, क्या राजकुमारी जब भी राजमहल से निकलते हैं वो अपने सैनिकों से घिरे हुए होते हैं? ये सुनकर काली हंसते हुए ध्रुवा से कहता है, काली मत पूछो शंकर, मत पूछो, पहले ये सब नहीं होता था। ये सब तब शुरू हुआ जब राजकुमारी एक मेले में गई थी, तभी उनके ऊपर एक डाकू ने हमला किया, पर भाग्य से वो बच गई। तभी से उनका एक अंगरक्षक उनके साथ रहता है, पर इसी सप्ताह में उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, तभी से ये सब चल रहा है। तभी ध्रुवा ये सुनकर थोड़ा सोचता है और कहता है, ध्रुवा वैसे उस राजकुमारी का नाम क्या है? ये सुनकर काली ध्रुवा की ओर देखकर कहता है, काली नंदिनी नाम है उनका।